हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स थर्ड पेपर डिस्कस कर रहे हैं और उसमें एलआर सर्किट का डिस्कशन चल रहा था। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहां तक ही किया था। कोई एक सर्किट है जिसमें एक बैटरी लगी हुई जिसका ईएमएफ ई है और एक इसमें इंडक्टेंस का लगा हुआ है, एक रजिस्टर है रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू आर है और ये मेक एंड ब्रेक सर्किट है। ये 3 वे की एक लगाई गई है। इसकी से यहाँ पे 2 सर्किट है, एक सर्किट ये बन रहा है, दूसरा सर्किट ये बन रहा है। हम इसमें 1 by 1 इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने टर्मिनल 1 को 3 से कनेक्ट कर दिया तो ये क्लोज सर्किट बन गया। अब चूंकि इसमें बैटरी लगी हुई है तो इस सर्किट में करंट फ्लो करेगी। तो नॉर्मली जैसे आपने पहले देखा है कि जब किसी सर्किट में एक आर रेजिस्टेंस है जिसको नॉर्मली हम ओमिक रेजिस्टेंस कहते हैं, तो केवल ओमिक रेजिस्टेंस होने पर आपने स्विच ऑन किया, करंट फ्लो करने लगी। ये सारी चीजें आपने पहले देखी है। अब भिन्न क्या है, एक इंडक्टर लग गया। इंडक्टर लगने से जैसे ही इसमें करंट फ्लो करना शुरू होती है, इस इंडक्टेंस कॉइल के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। क्योंकि बैटरी ऑन करते ही करंट पहले 0 थी, 0 से करंट जैसे बढ़ना शुरू होती है, इस इंडक्टर के अक्रॉस जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ है वो फ्लक्स भी धीरे धीरे बढ़ता है। फ्लक्स में चेंज आता है, चेंजिंग फ्लक्स डेवलप होता है। और हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा है कि जब भी किसी कॉइल से लिंक फ्लक्स में चेंज होता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है और वो ईएमएफ उसका विरोध करता है जिस कारण से उत्पन्न हुआ है। द ईएमएफ अपोजेस द कॉज व्हिच जनरेट्स इट। ये लेंज रूल में आपने पढ़ा है। तो यहां पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है और उसकी वैल्यू होती है एल डी आई ओवर डी टी। और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस ईएमएफ को अपोज करता है। अब होगा क्या, तो करंट की समय के अनुसार इस सर्किट में क्या स्थिति होगी, हम इसको एक मैथमेटिकल इक्वेशन से निकालते हैं। और सबसे पहले इस सर्किट की इस परिस्थिति में एक इक्वेशन हम बना लें। तो जैसे हमने 1 और 3 दो कनेक्ट हुए, आर कनेक्टेड, 1 और 3 आर कनेक्टेड। तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या जनरेट हुआ, बैटरी का ईएमएफ ई है। तो इसमें नेट ईएमएफ क्या हो गया, ईएमएफ ऑफ द बैटरी ई माइनस एल डी आई ओवर डी टी। ये हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। और अगर कोई करंट आई उस समय फ्लो कर रही है सर्किट में, तो जो आर है, ओवरऑल द वोल्टेज across this resistance, potential difference across this resistance, that will be equal to Ri। ये एक इक्वेशन आपके पास बन गई। अब हमें इसकी एनालिसिस करनी है, इस इक्वेशन की एनालिसिस करनी है, इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके हमें इसको निकालना है। तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ा सा रिसफलिंग कर लें, इस इक्वेशन की थोड़ा रिसफलिंग कर लें। तो रिसफलिंग में क्या करेंगे, इसको पहले हम इसे लिखें एल डी आई ओवर डी टी। दिस विल बी इक्वल टू, अगर इसको उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा ई माइनस आर आई। एल डी आई ओवर डी टी दैट विल बी इक्वल टू, ई को इधर ले जाएंगे तो आर आई माइनस ई और फिर माइनस का साइन है, जब चेंज करेंगे तो ई माइनस आर आई, ये हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा रिसफल करें तो ये हो जाएगा डी आई और इसको इधर ले आए तो ई माइनस डी आई ओवर ई माइनस आर आई। दिस विल बी इक्वल टू डी टी ओवर एल। एक इक्वेशन आपके पास है, सपोज इज नंबर 2, एल डी आई ओवर ई माइनस आर आई इज इक्वल टू डी टी ओवर एल। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग। इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दें तो देखिए इंटीग्रेट करने पर जो वैल्यू आ जाएगी यह होगा माइनस 1 बाई आर, क्योंकि इंटीग्रेशन जब हम करते हैं इसमें तो माइनस 1 बाई आर और लॉग ई माइनस आर आई
एक्सपोनेंशियल बेस दिस विल बी इक्वल टू, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए एल जो है, एल हमारे पास एक कांस्टेंट के रूप में है, तो ये इसको सीधे सीधे इंटीग्रल dt और एल 1/l कांस्टेंट है, तो दिस विल बी इक्वल टू t by l प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, t by l प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये एक इक्वेशन हमारे पास आ गई, सपोज नंबर 3। अब हम ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन t आया है, k आया है, इसकी वैल्यूज को इनिशियल कंडीशंस को लगा करके करते हैं। फॉर इवैल्यूएशन ऑफ k, जो कांस्टेंट k आया है, इस कांस्टेंट k को हमें इवैल्यूएट करना है, इसको फाइंड आउट करना है, और क्या है, क्या आता है उसकी वैल्यू यहां रखनी है। तो देखिए इनिशियल कंडीशंस क्या है, एट t इज इक्वल टू 0, इनिशियली सर्किट में टाइम जब इनिशियली 0 है, द करंट इज 0, इनिशियली व्हेन t इज 0 करंट इज 0, उसको अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई इन 3, इसको आप क्वेश्चन 3 में अप्लाई कर दीजिए यहां पर, तो आप t को 0 कर दीजिए, ये टर्म 0 हो गया, i को 0 कर दीजिए, ये टर्म 0 हो गया, सो k विल बी इक्वल टू k विल बी इक्वल टू i 0 हो गया, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ये होगा -1/r log और बेस एक्सपोनेंशियल e, 1/r बेस एक्सपोनेंशियल e। ये कांस्टेंट k की वैल्यू आ गई, कांस्टेंट k इज -1/r log e बेस एक्सपोनेंशियल, दिस इज इक्वेशन 4। अब इसको अप्लाई कर दीजिए, यहां पर इस k की वैल्यू रख दीजिए, therefore इस इक्वेशन में आ जाइए इन 3, इसको आप इक्वेशन 3 में अप्लाई कर दीजिए, तो दिस विल बी इक्वल टू -1/r log एक्सपोनेंशियल बेस e minus ri इज इक्वल टू t by l, और जो कांस्टेंट की वैल्यू आई -1/r log e बेस एक्सपोनेंशियल। अब इसको थोड़ा रिसफल कर लें, देखिए लॉग अगर माइनस पूरे से इसको प्लस कर दीजिए सभी को, देखिए ये प्लस हो जाएगा, ये टर्म माइनस हो जाएगा, ये टर्म प्लस हो जाएगा। अब इस टर्म को इधर ले आइए, तो ये होगा 1/r log e एक्सपोनेंशियल बेस e minus ri minus 1/r log e बेस एक्सपोनेंशियल इज इक्वल टू माइनस t by l। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, अगर पूरे को r से मल्टीप्लाई कर दें तो नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा, ये r t और l हो जाएगा, और यहां से r और r दोनों समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद हम इसको ये चूंकि log a minus b log a minus log b log a upon b, तो उस फार्मूले से इसको हम लिखते हैं log e minus ri डिवाइडेड e, log e minus ri डिवाइडेड बाई e, और दिस विल बी इक्वल टू माइनस r ओवर l ओवर t। एक ये इक्वेशन आपके पास आ गई, log जो log b log a माइनस log b log a अपॉन b, इससे हमने ये कंडीशन निकाली। अब इसका एंटी लॉग ले लें, एंटी लॉग, इसका एंटी लॉग ले लें, तो एंटी लॉग लेने पर देखिए ये लॉग चूंकि है एक्सपोनेंशियल बेस्ड, लॉग इसका समाप्त हो जाएगा, तो ये होगा e माइनस ri ओवर e, एंड ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल, जैसा आप एंटी लॉग निकालते हैं जानते हैं ये टर्म है, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल e एक्सपोनेंशियल माइनस r बाई l t। इसको थोड़ा सा हम और फिर से ब्रेक कर लें, तो ये हो जाएगा e बाई e, और ये हो जाएगा 1 माइनस और r ri ओवर e, 1 माइनस ri ओवर e इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस r बाई l t। थोड़ा सा इसको फिर से हम, जो कि करंट के लिए हमें इक्वेशन निकालनी है, तो इसको 1 को इधर ले आएंगे,
अब ये जो है दिस विल इक्वल टू आर आई ओवर टी, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आर बाई एन ओवर टी, और आई इज इक्वल टू ई बाई आर 1 माइनस एक्सपोनेंशियल आर बाई एल ओवर टी। ये आपकी इक्वेशन कंटिन्यूएशन में नंबर 5। नाउ यू हैव गॉट एन एक्सप्रेशन फॉर द करंट, इसको हम इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं। ये टाइम डिपेंडेंट करंट है, देखिए इसकी वैल्यू टाइम पर डिपेंड कर रही है, तो ये एक करंट की वैल्यू यहां पर आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि इस सर्किट में किसी भी समय पर करंट की वैल्यू ये होगी। अब थोड़ा सा एक हम टर्म यहां पे डिफाइन करते हैं, वी डिफाइन ये जो L बाई आर है। नाउ सपोज हम L बाई आर को एक टर्म लिख देते हैं लैम्डा, और इसको हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट, जिसकी बात अभी आगे करते हैं। तो L बाई आर को हम लैम्डा लिखते हैं, तो देन I विल बी इक्वल टू E बाई आर 1 माइनस एक्सपोनेंशियल, क्योंकि हमने L बाई आर को लैम्डा लिया है तो ये R बाई L 1 अपॉन लैम्डा होगा, तो दिस विल बी इक्वल टू T अपॉन लैम्डा। ये एक्सप्रेशन आ गया, और इसी के अगले स्टेप में ये E बाई आर है, E इज द EMF, यहां पर माइनस साइन और इसके साथ में है। ये E जो है EMF है, और R ये है, ये मैक्सिमम करंट है, क्योंकि E मैक्सिमम EMF है सर्किट का। तो इसी को हम अगर उसके करंट के फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा I नॉट। E अपॉन R ये EMF है, वोल्टेज है, ये करंट है, E अपॉन R इज द करंट, और ये मैक्सिमम करंट है, इसलिए ये मैक्सिमम EMF है। तो I नॉट 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस T बाई लैम्डा। ये एक इक्वेशन आपकी, इसको नंबर 6 लिख देते हैं। दिस इज द वैल्यू ऑफ द करंट। अब हम इसको एनालिसिस करें और एक इसकी इक्वेशन, इसका एक ग्राफ बना लें। सबसे पहले ग्राफ बना लें, तो थोड़ा सा इसको स्टार्ट कर दें, इस सर्किट को थोड़ा स्टार्ट कर देते हैं और यहीं पे ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि सर्किट थोड़ा बना रहने दें। ये चलिए इसको ग्राफ एक बना लेते हैं, किसके बीच? टाइम, ये टाइम है और करंट, करंट आई और टाइम के बीच एक ग्राफ बना लेते हैं। आप देखिए ये एक्सपोनेंशियल कर्व है, इसका जो ग्राफ हम बनाएंगे तो दिस ग्राफ इज ऑफ दिस नेचर। ये एक्सपोनेंशियल कर्व है, आपने पहले भी देखा है कि एक्सपोनेंशियल कर्व का नेचर क्या होता है। ये कर्व आ गया इसका, ये जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन का ये ग्राफ है 1 माइनस एक्सपोनेंशियल टी बाई लैम्डा। अब इसमें कुछ हम वैल्यूज रखते हैं, आई नॉट ई बाई आर, मैक्सिमम करंट क्या है आई नॉट, और आई नॉट आई इज इक्वल टू आई नॉट। यहां पर देखिए ये ग्राफ ऐसे पहुंच रहा है, तो ये जैसे आप जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल सीरीज होती है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कोई है तो उसका नेचर ये होता है दैट एंड्स अप टू इंफिनिटी, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट तक जाती है। तो ये मैक्सिमम एक करंट धीरे धीरे, सपोज दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम करंट, तो इसको इनफाइनाइट पहुंचने में, इसको मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा। ये ग्राफ ये ऑलमोस्ट इसको एसिम्प्टोटिक हो जाता है नेचर में, मतलब ये इनफाइनाइट मिलता है इससे। तो ये वैल्यू करंट की है, पीक वैल्यू, ये पीक करंट कहलाती है, और इस तरह का नेचर इसमें आ गया। अब हमने एक टर्म यहां लिया लैम्डा, जिसको हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट। तो थोड़ा सा टाइम कांस्टेंट को समझने के लिए अगर इसमें इसी इक्वेशन में हम लिखते हैं T इज इक्वल टू लैम्डा, या ऐसा कहते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू T, लैम्डा इज इक्वल टू T यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो आई नॉट, आई विल बी इक्वल टू आई नॉट, और 1 माइनस ये लैम्डा इक्वल टू लिखेंगे तो ये स्क्वायर माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन ई हो जाएगा, 1 अपॉन ई, और ई की जो वैल्यू होती है एक्सपोनेंशियल टर्म की जो वैल्यू है उसको रख दें, तो जो 2.718 होती है एक्सपोनेंशियल की वैल्यू, उसको रखें तो ये जो फैक्टर है ये आ जाता है 0.632 आई नॉट। ये आ गया करंट की वैल्यू हो गई 0.632 आई नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि जब
लैम्डा टी के बराबर है तो करंट आई इसके बराबर है। अब हम आगे इसको आगे लेकर चलेंगे। इस लेक्चर में इतना ही, इसके बाद अगले लेक्चर। थैंक यू।